प्रोग्राम सियासी चर्चा। लोकसभा चुनाव खत्म होता है और विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, जहां सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तरफ से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी हैं। लेकिन आज हम जिस क्षेत्र की बात करेंगे वो है शाहाबाद। वो शाहाबाद जिसे एनडीए का गढ़ कहा जाता है। एनडीए के लिए शाहाबाद एक किला के तौर पर काम करता है, लेकिन ये किला अब कमजोर होता दिखाई दे रहा है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। शाहाबाद का जब भी जिक्र होता है तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से एनडीए की हार संभव नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव का जो परिणाम सामने आया उसमें सब कुछ उल्टा हो गया। शाहाबाद क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 22 विधानसभा क्षेत्र हैं। ऐसे में यहाँ पर लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है वो बता रहा है कि विधानसभा में बीजेपी के लिए यहाँ बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। मैंने सही कहा आपने वंदना जी कि जो शाहाबाद का इलाका है और जो 22 विधानसभा की सीटें दांव पर है शाहाबाद में, उसको लेके बीजेपी ने मेहनत बहुत की। 2020 का जब चुनाव हुआ तो नतीजा एनडीए के अनुकूल नहीं आया। पहले चरण में ज़्यादातर चुनाव होता है उस इलाके में, तो नतीजा उतना बढ़िया नहीं आया। तो उसके बाद बीजेपी ने वहाँ बहुत मेहनत की, समीकरण को समझा, लोगों को समझाया, नए नए समीकरण बनाए और ये उम्मीद की जा रही थी कि जो लोकसभा चुनाव हुआ है 24 में, उसमें एनडीए को अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन जो नतीजा आया लोकसभा चुनाव का वो यही आया कि एक ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा और बहुत जीती हुई सीटें, जैसे आरा की चर्चा कर सकते हैं आप, बक्सर की चर्चा कर सकते हैं, काराकाट की चर्चा कर सकते हैं, सासाराम की चर्चा कर सकते हैं। इन तमाम लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा, जो एनडीए कभी सोच भी नहीं सकता है। और अब जो विधानसभा की बात आप कर रही हैं वंदना जी, उस विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है जो चाहकर भी अभी एनडीए को इतनी वहाँ पर पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें ठीक होगी। अगर नहीं कर पाए तो फिर नतीजा और रिजल्ट उसी तरह का आने वाला है। शाहाबाद क्षेत्र की अगर हम बात करें तो खासकर अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो चेनारी, मोहनिया और भभुआ की अगर बात की जाए तो उसके पहले साल 2020 का जो परिणाम आया था वो एनडीए के खाते में नहीं आया था, एनडीए की तरफ नहीं आया था। ऐसे में इस बार एनडीए क्या कुछ तैयारी कर रही है इन सीटों पर? देखिए, तैयारी जो जितनी हारी हुई सीटें शाहाबाद की है उसको कैसे जीते एनडीए, उसकी तैयारी चल रही थी। लेकिन बीच में क्या आ गया, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला आ गया, बहुमत वाला जो नीतीश कुमार को साबित करना था। उसमें क्या हुआ कि कुछ विधायक, जिन 3 क्षेत्रों की आपने चर्चा की, चेनारी, मोहनिया और भभुआ, यहाँ के जो सीटिंग विधायक थे, जो एक कांग्रेस के मुरारी गौतम और राजद के संगीता देवी और भरत बिंद, ये चले आए एनडीए के पाले में, बीजेपी के पाले में, तो खेल बिगड़ गया। अब जो पहले से लोग विधानसभा के लिए मेहनत कर रहे थे, जैसे कि चेनारी का आप उदाहरण लीजिए, 53,000 वोट जो है ललन पासवान ने लाया वहाँ पे, जदयू के टिकट से लड़े थे। अभी वो बीजेपी में है ललन पासवान, लगातार क्षेत्र में थे कि इस बार बीजेपी से वहाँ चुनाव लड़ेंगे और उनके जीत की संभावना भी बहुत ज़्यादा थी, काहे कि काफ़ी मेहनत किया उन्होंने। और पासवानों के बीच और दूसरे बिरादरी, हर बिरादरी के वोट ललन पासवान को मिलता है। यहाँ तक आप हैरान होइएगा, मुसलमानों का वोट भी ललन पासवान को मिलता है, बीजेपी में रहते हुए भी समर्थन मिलता है। लेकिन जब आ गए मुरारी गौतम, तब क्षेत्र में चर्चा क्या है भाई कि बीजेपी अब मुरारी गौतम को लेके आएगी, तो कैंडिडेट किसको बनाएगी? मुरारी गौतम को बनाएगी कि ललन पासवान को बनाएगी? जी, क्योंकि सर चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम 71,000 समथिंग वोट से जीते थे। ठीक है, कांग्रेस के टिकट से नहीं, सही कह रही हैं आप, वही तो पेच फंसा हुआ है ना, पेच यही फंस रहा है शाहाबाद में कि जो आपका घोड़ा तैयारी कर रहा था, चेनारी की ही अभी शुरुआत हम कर रहे हैं, मोहनिया भभुआ पर हम लोग आएंगे। जब ललन पासवान इतनी मजबूती से तैयारी कर रहे थे, 53,000 वोट भी वो लाए थे और लगातार क्षेत्र में थे। और आपको एक चीज़ और जान लीजिए कि 22 सीटों में, जो शाहाबाद की 22 सीट जिसकी आप चर्चा कर रही हैं, उसमें अकेला पासवान कैंडिडेट ललन पासवान ही है। तो पासवान में अकेला कैंडिडेट है ललन पासवान। अगर आप इनके टिकट के साथ छेड़छाड़ हुआ तो समझिए शाहाबाद में क्या स्थिति होगी। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें जो आंकड़े अब आए हैं और हमारे पास भी जो आंकड़े हैं,
और जो उसका विश्लेषण हुआ है वो विश्लेषण यही है कि शाहाबाद के इलाके में चिराग पासवान का कोई जादू नहीं चला और पासवानों ने ज़्यादातर सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट को वोट किया, ना कि एनडीए के कैंडिडेट को वोट किया। तो अगर ललन पासवान के टिकट में इधर उधर होता है मुरारी गौतम के आ जाने के बाद, तो एक बड़ा झटका फिर बीजेपी को वहां पर लग सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चेनारी में भाजपा अपने ही कारण से कहीं पर फंसी हुई लग रही है। जी सर, अब मोहनिया क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मोहनिया विधानसभा जो 2020 का परिणाम आया था उस समय संगीता देवी जीती थी जो कि राजद में थी, लेकिन अब वो भी एनडीए में आ चुकी है। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ खेल बिगड़ता हुआ दिख रहा है? बिगड़ेगा ही ना। जैसे निरंजन राम है, निरंजन राम 44,000 वोट लाए थे पिछले बार, चुनाव हार गए संगीता देवी से, आरजेडी जीती और आप संगीता देवी अब एनडीए के पाले में है। तो वही केस है जो केस चेनारी में है, वही केस मोहनिया में भी है और हम आप बताएं कि वही केस भभुआ में भी है। भरत बिंद जीते, अब भरत बिंद आ गए एनडीए के पाले में। तो जो रिंकी पांडे है जो 47,000 वोट लाई थी वो भी तो मैदान में घूम रही है, लोगों से अपील कर रही है एनडीए के लिए। लोकसभा चुनाव में भी सारे लोग घूम रहे थे, चाहे वो ललन पासवान हो, निरंजन राम हो, चाहे रिंकी पांडे हो, सब लोग घूम रहे थे एनडीए के लिए। लेकिन आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जब इन लोगों को आप अपने पाले में ले आए, चाहे वो मुरारी गौतम हो, संगीता देवी हो, भरत बिंद हो, तो एडजस्टमेंट कैसे होगा? यहीं पर टेस्ट होना है भाजपा के आला कमान का और एनडीए के आला कमान का कि आप पुराने और नए में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाते हैं, समन्वय कैसे होता है। क्योंकि क्षेत्र में अगर कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा तो समझिए सीट नहीं निकलेगा। जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण दे, फिर आप बोलिएगा। जैसे कि सासाराम लोकसभा सीट में, सासाराम लोकसभा सीट में जैसे ही छेदी पासवान का टिकट कटा, लोगों को उम्मीद थी कि एक पासवान ही वहां से कोई कैंडिडेट होगा, लेकिन आपने शिवेश राम को वहां कैंडिडेट बना दिया बीजेपी ने। आपको जान के हैरानी होगी कि राम बिरादरी का वोट भी उनको नहीं मिला। लोगों की थी कि भाई पासवान का टिकट मान लिया कट गया है तो कोई पासवान ही होगा। उस समय भी ललन पासवान की बहुत चर्चा थी कि ललन पासवान वहाँ से कैंडिडेट हो जाएंगे, लेकिन शिवेश राम को टिकट दे दिया गया। नतीजा क्या हुआ? वो जीती हुई सीट जो है वो हार गई बीजेपी, वहाँ से कांग्रेस जीत गई। तो अगर आप उस इक्वेशन को ध्यान में नहीं रखिएगा कि कहाँ से किसको कैंडिडेट बनाना है, क्षेत्र का गुना भाग आपको समझना होगा कि किसका वोट कहाँ है, किसको देने से क्या फायदा होगा। केवल एक ये कह देना कि भाई एनडीए के कैंडिडेट हैं आप वोट दे दीजिए, तो वो स्थितियां अब शाहाबाद में नहीं रह गई है। जी, पहले शाहाबाद भाजपा का गढ़ कहा जाता था सर, ऐसा कहा जाता था कि वहां से भाजपा नहीं हार सकती, लेकिन 2020 अगर हम देखें तो 2020 में भी एनडीए को करारा हार मिली थी। 24 में भी 2024 में लोकसभा की बात की जाए तो काराकाट हो, आरा हो या फिर तमाम शाहाबाद क्षेत्र के जो इलाके हैं वहां पर बीजेपी को शून्य पर आउट कर दिया है महागठबंधन ने। ऐसे में अब जो 2025 की तैयारी है वो कहीं ना कहीं देखा जाएगा सभी समीकरण को देखते हुए। जो आप कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस में थे, राजद में थे और अब एनडीए का दामन थाम चुके हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि वही लोगों को टिकट मिले। देखिए शाहाबाद से एनडीए को बहुत उम्मीद रहती है। अब वो इलाका देखिए, वहाँ का जो मिजाज है ना वो एनडीए को सूट करता है, लेकिन गलती हो जाती है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि आप कैंडिडेट किसको देते हैं, क्षेत्र में कौन सा समीकरण काम कर रहा है। ये जानकारी जब तक पटना और दिल्ली में बैठे हुए नेताओं को नहीं होगी, जैसे आपको हमने एक सासाराम का उदाहरण दिया ना भाई, कि जो राम बिरादरी के भी लोग थे उनका भी वोट शिवेश राम को पूरा नहीं मिला, तो फिर उस कैंडिडेट का क्या फायदा, आप सीट हार गए। तो इस तरह की चीज़ों से बचना पड़ेगा एनडीए को, बीजेपी को, खासकर बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी का बहुत चीज़ दाव लगा हुआ शाहाबाद में, तो बीजेपी को होगा। देखिए अब एक जैसे आपने जैसे बीजेपी सुधार कर रही है, हम नहीं कर रहे। जैसे आप भी तरारी का आप उदाहरण लीजिए, तरारी में लाख आलोचनाओं के बावजूद सुनील पांडे को शामिल कराया गया। कहीं बाहुबली की एंट्री हुई, तमाम तरह की आलोचना अभी भी बीजेपी सह रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है सुनील पांडे को शामिल कराया गया, उनके बेटे को शामिल कराया गया। हम आपको बता दें, आपको सियासी चर्चा में आप खबर कि तरारी से जो सुनील पांडे के बेटे हैं प्रशांत, उनका टिकट फाइनल हुआ है। सुनील पांडे वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे
वहाँ से सुनील पांडे के बेटे ही वहाँ से तरारी से चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस होती है तो उसमें बीजेपी को लगता है कि सही डायरेक्शन में बीजेपी जा रही है। लेकिन अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जो हो गया, लोकसभा में जिस तरह से टिकट बटा, तो वहाँ पे लगता है कि बीजेपी कहीं लैग कर रही है। लेकिन चूंकि चुनाव अब 25 का विधानसभा का है, तो जिस तरह से तरारी में एक फैसला लिया बीजेपी ने सोच समझ के, तो शाहाबाद के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी उसको सोच समझ के एक फैसला लेना होगा, ताकि शाहाबाद में जो हार मिली है उसका एक राजनीतिक बदला महागठबंधन से एनडीए ले सके। 2025 की अगर हम बात करें तो उसकी तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है। और 2024 अगर देखा जाए सर, तो बार बार नरेंद्र मोदी आए तो कहा यह भी जा रहा है कि मोदी के चेहरे पर जो भी थोड़ा बहुत वोट मिल पाया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मिला है। तो ऐसे में क्या 25 में पीएम मोदी के ही चेहरे पर ये लोग तैयारी करेगा या फिर कुछ अपना अलग से करने के फराक में? नहीं, दोनों दो तरह का चुनाव हुआ है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। देखिए, नरेंद्र मोदी इतने बड़े नेता हैं तो स्वाभाविक है एक उसका प्रभाव तो होता है, लेकिन स्थानीय लेवल पर जब चीज़ें आ जाती है तो वहाँ पर फिर प्रधानमंत्री का चेहरा एक तरफ तो रहता ही है, लेकिन स्थानीय मुद्दे हैं, कैंडिडेट का मामला है, इक्वेशन का मामला है, बहुत सारी चीज़ों को तब प्रभावी हो जाता है और उसी पर हार और जीत अंतर तय करता है। तो उसी चीज़ को आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी को उसी हकीकत को समझना होगा कि केवल प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप विधानसभा और खासकर शाहाबाद का जो इलाका 22 सीटें जहां दांव पे लगी हुई है, केवल प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप नहीं जीत सकते हैं। आपको होमवर्क करना पड़ेगा, स्थानीय क्षेत्र वाइज स्टडी करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा और उसी अनुरूप आपके टिकटों का चयन होना चाहिए और जो चुनाव कैंपेन हो उसी के आधार पर होगा, तभी रिजल्ट आ सकता है। केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर आप शाहाबाद जीतना चाहते हैं तो वो लगता नहीं कि वैसा हो सकेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे थे, आपको बता दें कि शाहाबाद क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, जहां पर 22 विधानसभा क्षेत्र हैं और वहां पर इस बार एनडीए की किस्मत दांव पर लगी है, क्योंकि ना ही 2020 चुनाव का परिणाम इनके पक्ष में रहा और ना ही 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम इनके पक्ष में रहा। ऐसे में अपने कैंडिडेट को लेकर भी ये लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं और काफ़ी सोच समझकर अब आगे कदम बढ़ाएंगे। बाकी आगे वहाँ से जुड़ी कोई भी अपडेट सामने आएगी तो आप तक हम जरूर पहुँचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।